सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का पार्ट नंबर टू दैट इज हमारी नई वो सीरीज चल रही है जो हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है फॉर बीएससी बीटेक एंड ऑप्शनल मैथमेटिक्स आईएएस एग्जाम के लिए। इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए कि बीएससी बीटेक वाले स्टूडेंट भी और कुछ ऑप्शनल मैथमेटिक्स की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उसके हिसाब से हम इस सीरीज को लेके आए हैं। तो इससे पहले हम एक पार्ट करा चुके हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का, उसको एक बार जाके देख लीजिए। और आज वाले हम पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? बेसिकली मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है इन चीजों के बारे में, पर फिर दोबारा से हल्का फुल्का और आइडिया देता हूं। बताते हैं कि इट इज अ रियल वैल्यू फंक्शन। क्या? रियल वैल्यू फंक्शन विच असाइन अ रियल नंबर टू ईच सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस। दैट मीन्स के ये है ना, ये रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यू फंक्शन होता है जो क्या करता है, विच असाइन करता है, नहीं देता है, अ रियल नंबर टू ईच सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस। मतलब एक सैंपल स्पेस होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी रखी है, उसमें सैंपल स्पेस में ईच एलिमेंट होते हैं, उनको है ना, उनको एक रियल नंबर से असाइन करता है। हम एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने मान लिया कि दो सिक्के उछाल रहा हूं, टॉस टू कॉइन्स, दो सिक्के उछाल रहा हूं एक साथ, या तीन सिक्के उछाल रहा हूं, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड हेड, यही बनेगा ना। मैंने ये मान लिया, एक बार क्यों मान लिया ना। और मैंने क्या किया है ना, और मैंने एक्स मान लिया, नंबर ऑफ हेड्स को असाइन कर दिया, नंबर ऑफ हेड से साइन कर दिया, यानी एक्स नंबर हेड्स की संख्या। अब नंबर ऑफ टेल्स भी मान सकते हो, तो एक्स S1 यानी नंबर ऑफ हेड्स, यानी पहले सैंपल इसमें S1 यानी पहला सैंपल स्पेस, या W1 भी कह सकते हैं, W2 W3 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ पे S1 मान रहा हूँ। बेसिकली कई बुकों में W1 भी मिल जाएगा, इसकी जगह इसको W1 W2 W3 देंगे, पर मैं S1 मान के चला रहा हूँ। तो एक्स S1 यानी S1 पहले सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे? एक आएगा। ऐसे ही एक्स S2 यानी सेकंड सैंपल स्पेस में कितने आएंगे? उसमें भी एक आ रहा है, तो इसको एक्स S2 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। इज इट क्लियर? ये दोबारा से ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और उसके अलावा एक्स S3, उसमें नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे? नंबर ऑफ हेड्स 0 आ जाएंगे। और ऐसे ही एक्स S4 में, यानी फोर्थ एलिमेंट में, फोर्थ सैंपल स्पेस के फोर्थ एलिमेंट में कितने होंगे? नंबर ऑफ हेड्स 2 हो जाएंगे। तो देखो, मैंने सैंपल स्पेस को, ये सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को, जैसा पहला एलिमेंट ये रहा, इसको मैं एक रियल वैल्यू से असाइन कर दिया ना, 1 0 2 0 1 2 इनसे असाइन कर दिया। तीसरे एलिमेंट ये रहा, इसको भी मैंने असाइन कर दिया वैल्यू के फॉर्म में। दूसरे एलिमेंट को भी मैंने वैल्यू के फॉर्म में असाइन कर दिया, और फोर्थ एलिमेंट को वैल्यू के फॉर्म में असाइन कर दिया। तो इसे क्या कहेंगे हम? रैंडम वेरिएबल। इज इट क्लियर? और इसके बाद हम टॉपिक लेते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बेसिकली मैं ये पुराने वाले लेक्चर में समझा चुका हूं, पर एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेने जाएंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। नेक्स्ट इज DRVN, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो मैं पुराने वाले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। बेसिकली ये रैंडम वेरिएबल होता है जो विच कंटेन फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी जिसमें वैल्यू फाइनाइट होती हैं, जिनको गिना जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कैसे कि नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स ऑब्टेन्ड व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी कि जब 2 कॉइन्स को उछाला जाता है तो कितने हेड आएंगे, कितने टेल आएंगे। 2 10 15 20 कॉइन्स को उछाल रहे हैं तो इनका फिक्स है भाई, फाइनाइट वैल्यू है। वैसे तो नहीं 1 लाख कॉइन्स एक साथ उछाल दिए तब ज्यादा हो जाएगा, पर इनकी वैल्यू 2 4 10 5 हो, तो इनमें फाइनाइट है ना, इसकी फाइनाइट नंबर ऑफ हेड्स आएंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ टेल्स आएंगे, तो ये क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। ऐसे ही कोई कंपनी है, कंपनी में इतने सारे पीस है, उनमें डिफेक्टिव पीस होने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली तो भी वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आ जाएगी। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में आ जाएगी, क्योंकि डिफेक्टिव पीस भी एक लिमिटेड मात्रा में होता है। इसके अलावा अपन लूडो खेलते होंगे ना, लूडो जो उसको उछालते होंगे 1 2 3 6 4 5 6, तो इसकी भी एक प्रोबेबिलिटी काउंटेबल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई भी लेते हैं तो उसमें मान के चलो मुझे लेना है कि 2 कॉइन्स है, अब हेड और टेल आएगा तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 0.5 बार या 0.02 0.01 बार हेड आ जाए, तो यानी इसमें सभी नंबर काउंट्स नहीं होते। तो ये क्या होगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? क्या होता है? तो बेसिकली होता है कि राइट रैंडम वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है?
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। रैंडम वेरिएबल मैंने बताया था कि भाई जो सैंपल स्पेस होता है उसको रियल वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। आपको इस लैंग्वेज से कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू सारा करेंगे क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जितनी थ्योरी कम हो उतना ज्यादा सही, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा होने चाहिए, तो हम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन से समझेंगे। तो फुल क्वेश्चन ये है कि 4 बैड ऑरेंजेस आर mixed with 16 good oranges, find probability distribution and number of bad oranges in drawn of 2 orange. That means कि 4 बैड ऑरेंज है, उनको 16 अच्छे ऑरेंज यानी संतरों के साथ मिक्स किया गया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ये चीजें निकालनी है हमें। कब निकालनी है, जब उन सभी में से 2 ऑरेंज निकाले जा रहे हैं। तो बेसिकली मैं एक्स क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस, क्योंकि मुझे बैड ऑरेंजेस के बारे में निकालना है। नंबर ऑफ बैड, ORANGES, है ना। अब मैं इसका क्या करूंगा, इसका रैंडम वेरिएबल बनाऊंगा, रैंडम वेरिएबल यानी असाइन करूंगा। तो एक तो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस या तो 0 हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, या फिर 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है ना, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बैड ऑरेंजेस इज इट क्लियर, मैक्सिमम 4 बैड ऑरेंजेस हो सकते हैं। और मुझे पता है मुझे प्रोबेबिलिटी की टर्म में लिखना है, तो P लिख दूंगा मैं। नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस 0 कब होंगे, जब मुझे 2 निकालने हैं और 16 गुण है, 16 गुण है और 4 क्या है, बैड है। तो दोनों मुझे मतलब 0 बैड निकालने हैं, दोनों के दोनों मुझे गुण निकालने पड़ेंगे। तो 16 C2 अपॉन टोटल कितना है, टोटल है 20 C2। इज इट क्लियर, ये 12th का कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया पता होना चाहिए कैसे निकलते हैं। बाकी उसके अलावा एक मुझे क्या निकालना है, बैड ऑरेंज निकालना है। तो बैड ऑरेंज एक निकालूंगा तो 4C1। अब मुझे टोटल 2 निकालने हैं, तो उनमें से एक बैड निकल गया, तो एक कौन सा निकालना पड़ेगा, मुझे गुड निकालना पड़ेगा, अच्छा वाला। तो 16C1 अपॉन टोटल क्या है, 20C2। ऐसे ही दो निकालने, दोनों के दोनों बैड निकालने, तो 4C2 अपॉन 20C2। अब 3 मुझे बैड ऑरेंजेस चाहिए, 3 चाहिए, तो लेकिन मेरे को टोटल कितने निकालने, 2। तो मुझे टोटल ही निकालने 2 है, तो 3 तो निकल ही नहीं सकते। 3 तो कैसे किसी भी हालत में निकल सकते, इसकी 0 हो जाएगी और इसकी भी 0 हो जाएगी। तो देख लो हमने रियल जो नंबर ऑफ बैड ऑरेंजेस यानी जो रैंडम वेरिएबल आ रहे हैं, इनको मैंने इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मैंने बैड ऑरेंजेस को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया भाई कि 0 बैड ऑरेंजेस है तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, 1 है तो ये होगी, ये है तो ये होगी। तो ये सब ये क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, PMF। बेसिकली काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफी बार पूछा जाता है अपने एजुकेशन, हायर एजुकेशन में, और कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले काफी बार पूछ लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट इज PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बेसिकली जो अभी मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताया था ना, वही प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। तो बेसिकली बस वही है कंडीशन की एक्स अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, है ना, तो यहाँ पे PI मैंने क्या माना था, PI मैंने माना था अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन माना था अभी, जिससे पहले जस्ट टॉपिक समझाया था वो PI है, उसी को कहते हैं PMF। जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको PMF कहते हैं। किस कंडीशन में, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, तब वो PMF की फॉर्म में बदल जाता है। बेसिकली उसी का फॉर्म होती है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर PI यानी हर प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ी हो तब, और उसके साथ साथ नेट सभी प्रोबेबिलिटी का ऐड क्या हो, 1 के बराबर हो, तब ये क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, हमें क्या करना है, 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स उनको उछालना है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड और टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 टेल। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सैंपल स्पेस बना लिया मैंने, 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला। इज इट क्लियर। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा। एक्स यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, एक्स नंबर ऑफ हेड्स, हमने ऐसे ही तो किया था अभी जस्ट पहले, नंबर ऑफ हेड्स है, और इधर क्या है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकता है, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं। 3 से ज्यादा नहीं आ रहे। देखो 3 को स्टार हो रहे हैं, तो 3 से 4 कैसे हेड आ सकते हैं भाई, आप भी सोच लो। तो 0 हेड है, तब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हेड की कंडीशन में आ रहा है, इस कंडीशन में तो 1/8 हो जाएगी। इज इट क्लियर। 1 हेड किस में आ रहा है, 1 हेड आ रहा है एक तो देखो देखो गौर से देखो, 1 2 और 3 कंडीशन में आ रहा है, तो 3/8 हो गया। और 2 हेड कब आ रहा है, 2 हेड आ रहा है एक तो यहाँ 1 2 और कहाँ आ रहा है, और एक
3, इन तीनों हमारा 1 2 3, यहाँ पे आ रहा है 3/8, और जब तीनों की तीनों हटा रहे हैं तो भी 1 कंडीशन है 1/8। अब देखो कि ये भी तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया, ये भी तो एक तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी हर प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बढ़ी है। देखो अब प्रोबेबिलिटी 0 से या 0 से बढ़ी है, और नेट प्रोबेबिलिटी का ऐड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा, यानी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो एक तरह से ये जो बन रहा है इसको क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और अगला अनदर टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या होता है भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? तो ये क्या होता है, बेसिकली होता है क्युमुलेटिव फॉर्म होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा स्टैटिक्स में कि फ्रीक्वेंसी होती है, अपना एफ निकालते हैं ना, इधर एक्स लिख रखा है, फिर इधर एफ लिखा होता है, फिर एफ लिख देते हैं, उसके बाद सी एफ लिखते हैं, ये एज इट इज आ जाती है इधर जो फ्रीक्वेंसी होती है, फिर उसके बाद इधर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, वो इन दोनों का ऐड आ जाती है ना, इन दोनों का ऐड फ्रीक्वेंसी आ जाती है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो इधर आ जाएगी, इधर जो आएगी उनका और इनका ऐड वो इधर आ जाएगा, यानी पुरानी वाली जो ऊपर वालियों को ऐड करते जाते हैं जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी यही है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी ये समीशन ऑफ पी आई है। यानी मुझे पूछा है कि फंक्शन पूछा है f3, जैसे इसको अभी एक एग्जांपल से, इसी एग्जांपल से समझते हैं कि f(x) है, क्या है। अब मैं इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में करूंगा, तो बस ये है कि x इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि मैं इसी एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बदल रहा हूँ, है ना। और x 0 से छोटा है या 0 से कम होना चाहिए, या x 1 से कम, या फिर x 2 से कम हो सकता है, या 3 से कम, है ना। 4 से कम होगा, 5 से कम होगा, 6 से कम होगा, तो वो 3 से कम के बराबर ही आएगा, क्योंकि 6 से कम भी तो 5 6 7 सब 0 होते जाएंगे, 3 तक में ही ऐड होगा। मतलब अगर 4 से कम x 4 से कम करेंगे तो x 3 से कम आ जाएगा, उसके बाद x 4 वाला भी आ जाएगा, लेकिन 4 वाले का तो इसमें है नहीं, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो उसको कोई लिखने से फायदा है नहीं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब मैं देखूं x 0 से 1 क्या, 0 से कम, 0 या 0 से कम क्या आएगा, 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ गया। x 1 से कम, यानी 1 या 1 से कम, 1 या 1 से कम, यानी ये वाली और ये वाली दोनों ऐड हो जाएंगी। तो एक तरह से हम CF निकाल रहे हैं ना, पुरानी वाली को भी ऐड करते जा रहे हैं क्युमुलेटिव फंक्शन में, तो ये क्या आ जाएगी 4/8 आ जाएगी। और 2 से कम क्या, ये भी जुड़ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 7/8। और x 3 से कम क्या आ जाएगा, 3 या 3 से कम, यानी ये या इससे कम, ये या इससे कम है, तो ये 4 होगी, तो इनको ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 8/8, दैट इज 1 आ जाएगा। तो समझ गए, ये CF ये बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है, एक जैसी टर्म्स है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस, और लैंग्वेज के डिफरेंस के आधार पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? अब ये जो समझाया इसके बेसिस पे हम बहुत धांसू न्यूमेरिकल लेते हैं, और उस न्यूमेरिकल को सबको करना जरूरी है, क्योंकि पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना, अब तक जो भी 12 मिनट में पढ़ाया 8-10 मिनट में, वो सारा कॉन्सेप्ट उस न्यूमेरिकल में रिवाइज हो जाएगा। सो लेट्स अगेन स्टार्ट। न्यूमेरिकल दे रखा है कि फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है, x 0 1 2 3 4 5 6 7 रैंडम वेरिएबल है, उनकी प्रोबेबिलिटी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको दे रखी है। हमें फाइंड करना है, पहले तो k फाइंड करना है, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी, ये चीजों की प्रोबेबिलिटी याद करनी है, उसके बाद हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी अलॉट करना है, फाइंड करना है कि भाई क्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। उसके अलावा अगर प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू c पे, x इज लेस देन इक्वल्स टू c, यानी किसी संख्या उससे कम की नेट प्रोबेबिलिटी 1/2 से ज्यादा है, तो हमें c की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अलावा हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपोर्टेंट, ये दोनों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि बेसिकली क्वेश्चन तो सभी इंपोर्टेंट, पर ये इजी है, ये थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट के हैं, ज्यादा अच्छे तो नहीं है। आप इंजीनियर हो या BSc BTech करो तो समझदार होंगे, तो ज्यादा टफ नहीं लगे। तो बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो मुझे पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है कि समीशन ऑफ PI क्या होता है, 1 के बराबर होता है, जस्ट पहले मैंने बताया था। तो PI यानी इन सबका ऐड क्या 1 के बराबर हो जाएगा, तो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। जब इनको ऐड करेंगे तो 7 2 9 प्लस 1 10k स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10k स्क्वायर, देन 2 1 3 3 2 5 3 8 प्लस 1 9 प्लस 9k इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको 1 को इधर ले -1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके अलावा जब मैं इनका फैक्ट करूंगा तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 10k k प्लस 1 माइनस 1 k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जब इनको सॉल्व करेंगे तो एक आ जाए 10k प्लस 1 सॉरी 10k माइनस 1 एंड k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k प्लस 1 0 हो नहीं सकता, क्योंकि k प्लस 1 से 0 की वैल्यू, k की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी,
इट कांट पॉसिबल। पूछो क्यों, आप खुद सोचो जल्दी सोचो आप तक आंसर बताने से पहले। ये इसलिए इम्पॉसिबल है कि k इक्वल टू -1, इधर यहाँ -1 रखेंगे तो k की जगह -1 रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, माइनस में हो जाएगी। लेकिन मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हर प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए, जो इस कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमें क्योंकि कंडीशन को तो सेटिस्फाई रखना है, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो हमें सभी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी लेनी है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचेगा क्या, k इक्वल टू 1/10, k इक्वल टू 1/10 ये बचेगा। देखो k की वैल्यू आ गया, इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो। ये तो 0 की 0 है, 1/10 का क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ये क्या 0.2 हो जाएगा, ये 0.2, 0.3, 0.01, 0.02, 0.17 आ जाएगा। आप वैल्यू पुट करके रख लो, मैथ के स्टूडेंट हो तो आप कर सकते हो भाई कैसे कैसा है। यानी अब प्रोबेबिलिटी हमें के वेरिएबल की फॉर्म, वेरिएबल से हटके हमें सीधे सीधे सबकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। अब आप सीधे सीधे फाइंड कर सकते हो दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। कैसे को देख आप कर सकते हो, px इज लेस देन 6, px इज लेस देन 6। तो आप तो एक तरीके से कर सकते हो 6 से छोटी प्रोबेबिलिटी, यानी 5, 4, 3, 2, 1, 0 इन सबकी प्रोबेबिलिटी ये दे रही है, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो और ऐड करके लिख दो। एक दूसरा तरीका होता है, इसको कर सकते हैं 1 माइनस पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो कहते हैं 1 माइनस पी एक्स, P6 माइनस P7 हो जाएगा। तो P6 क्या है 1 माइनस P6 क्या है 0.02 माइनस 0.17। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.81 आ जाएगा। Px इज लेस देन 6 और Px इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 क्या आ गया, यानी 6 या 6 से बड़ी, 6 या 6 से बड़ी, यानी Px इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 क्या आ जाएगा, ये जगह हमारा P6 प्लस P7 आ जाएगा, P7 आ जाएगा। और इसकी हमें पता है कितनी है 0.02 प्लस 0.17 दैट इज इक्वल्स टू 0.19। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो गाइस यहाँ तक समझ में आएगा। ये लास्ट और करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं फटाफट इसको मिटा देते हैं। सॉरी गाइस कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है P0 to x to 5, P to x to 5 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या होगी 0 से 5 के बीच में, 0 से 5 के बीच में कौन सी आएगी 0 से 5, 0 में ये वाला साइन नहीं है, ये वाला होता तो 0 भी इंक्लूड हो जाती। 5 में भी ये वाला साइन है, 5 ये वाला साइन होता तो 5 में इंक्लूड हो जाती, लेकिन ये नहीं है तो 5 और 0 इंक्लूड नहीं होंगे। उनके बीच के टर्म, उनके बीच का इंटरवल काउंट होगा। तो क्या आ जाएगा इनके बीच का, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ये लिख दिया। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो P1 की क्या है 0.1 प्लस P2 क्या है 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3। जब इनको काउंट करेंगे तो 3 2 5 2 7 1 8 0.8। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो गाइस अब अगला हम लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक तरह से क्यूमुलेटिव होता है। जैसे फ्रीक्वेंसी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में भी क्यूमुलेटिव फंक्शन निकालते हैं। तो तीसरा करते हैं इसको सॉल्यूशन को, आंसर में थर्ड। तो यहाँ fx है, ये जस्ट पहले मैंने एग्जांपल से बता रखा है, पूरा इसका डिस्क्राइब कर रखा है, बार बार चलने की जरूरत नहीं है। जब x क्या हो 0 से या 0 से छोटी हो, जब x क्या हो 0 या 0 से 1 से छोटी हो, 1 फिर 2 लेंगे एक बार x 2। जब मैंने इससे पहले वाला एग्जांपल बताया था नंबर ऑफ हेड्स 0 या 0 से 1 या 1 से छोटे, 2 या 2 से छोटे, तो उनमें 2 या 2 से छोटे यानी 0 1 2 सब ऐड होते जा रहे थे। यानी जैसे जैसे लिखते जा रहे हैं 2 लिख रहे हैं तो इससे पहले वाले भी इसमें ऐड होते जाएंगे, यानी 2 से छोटे वाले भी। आप समझ सकते हैं, ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। x इज लेस देन इक्वल टू 4 5 x इज लेस देन इक्वल टू 6 x इज लेस देन इक्वल टू 7। अब इसको बढ़ते देखो 0 या 0 से छोटा यानी 0 आ रहा है, 1 या 1 से छोटा 1 या 1 से छोटा 1 x 1 या 1 से छोटा, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये दोनों में क्या आएगा 0 प्लस 0.1 ये क्या आ जाए 0.1। और 2 या 2 से छोटा यानी 2 या 2 से छोटे में ये तीनों इंक्लूड होंगे, तो इसका तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इनका करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3। ऐसे इसमें क्या आ जाएगा 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 3 या 3 से छोटा इसमें 3 और ऐड हो जाएगा। ऐसे ही 4 या 4 से छोटे में 4 और ऐड हो जाएगा तो 0.8। 5 और 5 से छोटे में 0.01 ऐड हो जाएगा तो 0.81 हो जाएगा। 6 या 6 से छोटे में 0.02 ऐड हो जाएगा तो 0.83। और ये क्या हो जाएगा 0.83 प्लस 0.17 दैट इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे क्या हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। समझ गए स्टूडेंट्स? और अगला हम करते हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, ये वाला। तो देखो Px इज लेस देन इक्वल्स टू C, यानी ये Px इज लेस देन, ये प्रोबेबिलिटी तो है, जैसे P है x इज लेस देन पे प्रोबेबिलिटी तो है ना, हमने प्रोबेबिलिटी को तो लिखा है इस फॉर्म में। जब प्रोबेबिलिटी कब है जब x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी Px0 प्लस Px1 ये क्या है
प्रोबेबिलिटी है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के रूप में लिखा है, तो यही फॉर्म है बस यहाँ पे, और इसके सामने ये वैल्यू रख रखे हैं। तो देखो 1/2 से बड़ी कब हो सकती है, देखो यहाँ तक तो क्या 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी इज ग्रेटर देन 0.5 से बड़ी। देखो एक्स इज लेस देन 3, देखो ये क्या है 0.5 है, तो पी एक्स इज लेस देन 3 क्या है, पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 क्या है 0.5 है, लेकिन हमें 0.5 से बड़ी करनी है, तो पी एक्स इज लेस देन 4 क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 0.8। देखो आप सोच रहे होंगे तो आप इन दोनों कंपेरिजन करो, दोनों में आंसर क्या आएगा, देखो पी एक्स इज लेस देन सी इज ग्रेटर देन 0.5 करना है, तो पी एक्स इज लेस देन सी होता है तब क्या होता है 0.5, लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए 0.5 से बड़ी चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता 0.5 से जस्ट बड़ी, फिर अगले में क्या आ रहा है 0.8 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, वो किसके लिए आ रहा है, पी एक्स इज लेस देन सी के, एक्स इज लेस देन 4 के लिए, तो कंपेरिजन करो सी क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? बेसिकली हमने ये किया कि भाई पी एक्स इज लेस देन सी, यानी किसी वैल्यू के लिए 1 2 3 किसके लिए, वो उसको जोड़ के और उसके साथ साथ पहले वाली नेट प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी होंगी, 5 से बड़ी होंगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया, उसमें चेक किया भाई कि x इज लेस देन इक्वल टू 4 पे ये 0.8 आ रही है, जो 0.5 से जस्ट बड़ी है, तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऐसे तो 0.83 भी है, वो 6 के लिए आ रही है, 7 के 5 भी होगी, लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करें तो मिनिमम वैल्यू 4 होगी। इज इट क्लियर? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज यू कैन सी इन व्हाइट बोर्ड। सो गाइस नेक्स्ट ये दे रखा है, मैं इस क्वेश्चन को लिख दिया मैंने, बस ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, तो हमने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ए अपॉन बी होता है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी भी होता है, ये आपको पता है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल फॉर्मूला है, तो बस यही सेम टू सेम इसमें भी यही है। अपॉन में दे रखा है बी की जगह एक्स इज ग्रेटर देन 2 है, और ए की जगह क्या है, कंपेरिजन करो, कंपेरिजन इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स में। इज इट क्लियर? तो ए की जगह हम ये लिखेंगे 1.5 टू 4.5x की वैल्यू वेरी कर रही है, तो बस फॉर्मूले में रख दो, पी ए वाई की जगह क्या रखेंगे हम 1.5x 4.5। इज इट क्लियर? और यहाँ पे क्या जाएगा x इज ग्रेटर देन 2, जब इसको करेंगे तो ये लगाना है p, ए क्या यहाँ पे ये वाली चीज थी मैंने बताया था, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 से x कहां तक वेरी कर रहा है 4.5 तक, 4.5 तक कर रहा है, और ये इसका इंटरसेक्शन क्या जाएगा b क्या यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा। अब मैंने इसको कोष्टक में बंद कर लिया इसमें, क्योंकि दो ब्रैकेट है ना, तो एक छोटा लेना पड़ेगा एक बड़ा लेना पड़ेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा पी बी क्या यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2। समझ गए स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आ गया? अब मैं इसको एक बार इधर लिख रहा हूं, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, तो अब देखो p x की वैल्यू 1.5 से 4.5 के बीच में, 1.5 से 4.5 के बीच में कौन सी आ सकती है, एक तो 2 आएगी, एक 3 आएगी और एक 4 आएगी, तो क्या लिख सकता हूं मैं 2 3 4 होगी, यही होगी ना 1.5 और 4.5 के बीच में। देखो इनमें से कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 ही तो आएगी ना, एक तो आ नहीं सकती क्योंकि वो तो 1.5 से पहले ही रह गई, और फिर 5 भी नहीं आ सकती, वो ज्यादा आ गई, तो हमें इस रेंज में लेना है। इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा 2 से बड़ी, 2 से बड़ी क्या हो सकती है, 2 नहीं आते, ये इंटरवल नहीं आ रहा, ये आ जाता तो 2 भी हो जाता, पर 2 ये वाला नहीं आता ना, 2 से बड़ी क्या आएगी 3 4 5 6 7 आ जाएगा, 3 4 5 6 7। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक आ गया। और पी एक्स इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ी, 2 से बड़ी क्या है 3 4 5 6 7, तो मैं 2 से बड़ी इनको निकाल करूंगा, इससे बढ़िया तो मैं 1 और 2 को घटा दूंगा ना। चलो अभी पी एक्स इज ग्रेटर देन 2 करते हैं, यहां तक समझ में आ रहा है ना आपको, यहां तक समझ में आना चाहिए बस। तो अब देखो पी क्या है, देखो इंटरसेक्शन आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 नहीं आ रहा, 3 और 4 देखो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो क्या लिख सकता हूं मैं P3, 4, P3 4, तो 3 और 4 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, 3 4 हो जाएगा। एंड नीचे क्या है पी एक्स इज ग्रेटर देन 2, यानी 1 माइनस पी एक्स P1 1 माइनस P1 माइनस P2, यानी 2 या 2 से बड़ी प्रोबेबिलिटी, 2 या 2 से बड़ी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी ये होगी कि 3 4 5 6 7 होगी टोटल, है ना। लेकिन मुझे पता है कि अभी सबको जोड़ने की बजाय मैं पूरे वाले में से मैं इन दोनों को घटा दूंगा, इन सब में से मैं इन दोनों को घटा दूंगा, तो भी अपने आप ही आ जाएगी ना, तो बस मैंने यही किया। इज इट क्लियर स्टूडेंट? और P3 4 यानी P3 प्लस P4 एडिशन प्रोबेबिलिटी थ्योरम, है ना, एडिशन प्रोबेबिलिटी है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए P3 प्लस P4 हो जाएगा, है ना। 1 माइनस P1
माइनस P2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। P3 की क्या दे रही है, P3 की दे रही है 0.3, P4 की दे रही है सॉरी P3 0.2, P4 की दे रही है 0.3, 0.2 प्लस 0.3 अपॉन 1 माइनस 0.2 माइनस 0.1। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं। इसको मैं एक बार कहाँ लिखूं कहाँ से मिटाऊं, ये मिटा देता हूं। एक बार साथ ही साथ नोट करते जाना, क्वेश्चन को ज्यादा आराम से करा रहा हूँ। तो अब मैं इस चीज को कहाँ करा रहा हूँ, मैं इस चीज को यहाँ ला रहा हूँ। तो P3 की वैल्यू में क्या लिख दूंगा 0.2, P4 क्या है प्लस 0.3 अपॉन नीचे क्या है अपॉन है 1 माइनस P0। तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसकी वैल्यू तो अपने आप ही 0 आएगी, तो मैंने ज्यादा झंझट नहीं लिया। माइनस 0.1 माइनस 0.2, ये क्या आ जाएगा 0.5 बाई 0.7। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 बाई 0.7, दैट मीन्स 5/7। ये किसका आंसर आ गया हमारा, इसका आंसर। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लस 5/7। तो ये क्वेश्चन अब तक का इस पूरे कॉन्सेप्ट का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके बताइए, और इसमें क्या इंप्रूव किया जा सकता है वो भी आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और इस तरीके के हम वीडियो लाते रहेंगे, और इस तरीके के वीडियो और आप बढ़ाने के लिए इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आगे आने वाले वीडियो में भी काफी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी, एक्सपेक्टेशंस और बाइनोमियल थ्योरम, नॉर्म, और उसके अलावा स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे। आप धीरे धीरे सब सीखते जाएंगे। ये लगभग आई थिंक दैट इज 20 to 25 लेक्चर्स में पूरी प्रोबेबिलिटी 20 लेक्चर्स इज एनफ टू कंप्लीट दी प्रोबेबिलिटी सेक्शंस। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का पूरा सेक्शंस 20 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ज्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं है, 20-25 मिनट के, इतना तो जरूरी होता है पढ़ना इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून।